जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग विषय हिंदी बी पे बात करेंगे और सेट संख्या किस पे बात करेंगे, 1 पे। यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जो टर्म 2 का जो मॉडल पेपर क्लास 9 के लिए हिंदी बी का जो निकाला गया है, इसके आज हम लोग सॉल्यूशन पे यानी कि प्रश्नों के उत्तर पे क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कुछ सामान्य दिशा निर्देश के बारे में, तो देख सकते हो यहाँ पे आपकी कुछ दिशा निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा शैली में उत्तर दे। तो ये जो बात कहा गया, तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या करा कि हमारी पूरी प्रीतम एकेडमी ने जितने भी सॉल्यूशन को ढूंढा है वो पूरा का पूरा अपने ही भाषा शैली में और अपने ही हाथों से क्या किया है, लिख के उत्तर दिया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये पहली बात। दूसरा देख सकते हो क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है और सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। आगे देख सकते हो क्या है कि सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने क्या किया गया, उपांत में अंकित है। सब प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए निर्देशों के आलोक में ही लिखें। आप देख सकते हो क्या है कि 2 अंकों के प्रश्नों के लिए लगभग 20 शब्दों में, 30 अंकों के प्रश्नों के लिए 50 शब्दों में और 5 अंकों के लिए 100 शब्दों में और 7 अंकों के प्रश्नों के लिए कितना, 150 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देना है माय डियर फ्रेंड। तो बात करेंगे पहला जो आपका खंड है वो क्या है, आपका अपठित बोध। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं गद्यांश को पढ़ने के लिए जाऊं तो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा दिक्कत जो है होने वाली है। तो आप क्या करें, इसको पढ़ ले। मैं चलता हूं केवल इसके क्वेश्चन और आंसर पे। तो पहला प्रश्न क्या देख सकते हो कि कुछ लोग आज भी खेल के बारे में क्या सोचते हैं, यह आपका प्रश्न है। तो मैं सीधा लेके चलता हूं उत्तर पे। तो देखोगे, अगर मैं बात करूं उत्तर पे, तो कुछ लोगों का आज भी सोचना है कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है, स्वास्थ्य बनाने के लिए व्यायाम ही काफी है, ऐसे लोगों का मानना होता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा और प्रश्न क्या है कि खेल कूद से मनुष्य को क्या क्या सीख सकता है। तो बात करें आंसर पे, तो ऐसे देखोगे क्या कि खेल कूद से ऐसे गुण सीख सकते हैं जिसका जीवन में विशेष महत्व है, जैसे सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान ना करना और हारने पर साहस ना छोड़ना। ये सभी जो है क्या मेरे दोस्तों के खेलने से बच्चे जो है सीखते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, अच्छा खिलाड़ी कौन है। प्रश्न अगर आ सकता है अच्छा खिलाड़ी कौन है या अच्छा खिलाड़ी किसे कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न जो है दिया हुआ है, जिसे हारने के बाद भी प्रयास करता है, क्या कहते हैं, उसको हम लोग अच्छे खिलाड़ी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे खंड ख पे। तो देख सकते हो आपका खंड ख जो है आपका व्याकरण का है और यहाँ पे क्या दिया, जिससे दिशा अनुसार क्या करें, उत्तर दे। आप देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर का प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति का समास विग्रह करे और भेद का नाम लिखे। तो देखिए यथाशक्ति, तो यथाशक्ति को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शक्ति के अनुसार। इसको क्या बोलेंगे, यथाशक्ति। तो ये जो शक्ति के अनुसार ये क्या है, समास विग्रह। और ये जो समास का बात करेंगे, समास का भेद का, तो ये अव्यय भाव समास है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। तो देखोगे अथवा है 4 नंबर प्रश्न का कि धनहीन का समास विग्रह करें और भेद का नाम लिखे। तो धनहीन का समास विग्रह क्या होगा, धन से हीन, और ये कैसा पुरुष है, तो तत्पुरुष समास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या है देख सकते हो, दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य करके लिखें। तो पहला देख सकते हो क्या है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं। ये आपका शुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध वाक्य में कैसे लिखेंगे, तो मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, ये आपका सही है। तो उसी प्रकार एक अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध गाय की घी लाओ। तो ये आपका प्रश्न है, आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है, मैं आपको वहां पे उत्तर दे दूंगा इसका। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न आपका देख सकते हो खंड ग है और ये क्या है, पाठ पुस्तक के आधारित है और क्या देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा कहा गया है। तो बात करेंगे प्रश्न पर। तो देख सकते हो कि गीत अगीत कविता में केंद्र भाव लिखे, यानी कि जो गीत अगीत जो कविता है इसका भाव लिखने के लिए कहा है। तो बात करेंगे इसके भाव के बारे में। देख सकते हो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि प्रेम की पहचान दिखावे में नहीं
अपितु मोहन भाव से प्रेम की पीड़ा को पी जाने में है। यानी कि प्रेम जो है दिखाने से नहीं होता है, बल्कि मोहन भाव यानी कि शांत भाव से उस पीड़ा को पी जाने से होता है। नदी विरह के गीत गाते हुए तेज गति से सागर से मिलने चली जाती है। आगे देख सकते हो, मिलने चल जाती है। वहीं अपने विरह व्यथा को अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को सुनाती है, परंतु नदी किनारे उगा हुआ गुलाब मौन भाव से सोचता रहता है तथा अपने प्रेम भाव को व्यक्त नहीं करता। तोता दिन निकलने पर देख सकते हो क्या मुखरित होता है, परंतु तोता प्रेम भाव में डूबी मौन, आप देखोगे कि तोता क्या होता है, मौन भाव में क्या होता है कि डूबी रहती है। प्रेम उच्च स्वर में अल्लाह गाकर अपना प्रेम व्यक्त करता है, परंतु प्रेमिका देख सकते हो क्या छिपकर उसका गीत सुनकर क्या रहता है, मौन रहता है। तो पूरा का पूरा शीर्षक में क्या है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो सच्चे मन से, तो आप क्या रहो, अपने प्रेम को दिखाओ नहीं, बल्कि उस प्रेम को अंदर से सहकर मौन रहा करो। ऐसा पूरा का पूरा संदेश था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न क्या है कि नए इलाके में शीर्षक कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो बात करें आंसर पे, तो इस कविता में पीपल का पेड़ देख सकते हो क्या, पीपल का पेड़, ढा हुआ घर, माने जो टूट जाता है घर, है ना, देख सकते हो क्या, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला मकान आदि पुराने निशान का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है माय डियर फ्रेंड। बात करें 8वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है, व्याख्या करने का है। तो आपका ये पूरा का पूरा क्या बोलेंगे कि एक दोहा है, तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। तो ये आपका पूरा का पूरा है। अगर मैं बात करूं इसके व्याख्या के बारे में, तो देखोगे कि इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर से इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए प्रेम रूपी धागे के बीच क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है माय डियर फ्रेंड। ये इन रहीमन जी का कहना है। बात करेंगे अथवा पे है कि मोती, मनुष्य और चूने के संदर्भ में पानी के महत्व को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो बात करें आंसर पे, तो जिस प्रकार मोती का पानी उतर जाने से उसकी चमक समाप्त हो जाती है, तो उसकी कोई महत्व नहीं रह जाता। मनुष्य का पानी से आशय मान सम्मान से है। यानी अगर मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है, अर्थ कैसे, अस्तित्व से, किससे, अस्तित्व से। जैसे पानी बिना आटा गूंथा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार आटे तथा चूने में पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप जब तक चूने में पानी नहीं मिलाओगे वो सफेद नहीं होगा, तो और वो रंग भी नहीं देगा, तो किससे मतलब होता है, अस्तित्व से मतलब है माय डियर फ्रेंड। बात करें 9वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आप, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और प्रश्न क्या है कि धर्म की आड़ के पाठ के आधार पर महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर क्या करना है, प्रकाश डालने को कहा गया है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो आंसर क्या है कि महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वत्र मान्यता दी है। वह जीवन के हर कार्य धर्म के अनुसार करते थे। धर्म से उनका अर्थ आडंबरों से नहीं था, वे धर्म का अर्थ जीवन में उचित तथा देख सकते हो उचित तथा उदार भावों को अपनाने के लिए मानते थे। वे ऐसी पूजा पाठ, नमाज पढ़ना आदि बेकार मानते थे जिसके बाद इंसान दिन भर बेईमानी करता रहे। वे शुद्ध आचरण तथा सज्जनता पूर्वक जीवन जीना ही क्या मानते थे, धर्म मानते थे। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जो ये धर्म है वो सभी जगह है। यानी कि आप जो जीवन का हर दिन का जो भी कार्य करते हो वो पूरा का पूरा धर्म के अनुसार करते हो। और अगर आप किसी को धर्म का बारे में मानना है तो जो आडंबर होता है, जो दिखावा होता है, उससे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। उनका मानना था कि जो लोग धर्म को अपनाते हैं उनका जीवन उचित और उदार भावों जैसा होना चाहिए। वे ऐसा मानते थे कि अगर आप दिन भर पूजा पाठ नमाज पढ़ रहे हो और उसके बाद क्या कर रहे हो, दिन भर आप बेईमानी कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा बेकार है। अगर आप धर्म को मान रहे हो तो आपको शुद्ध आचरण के साथ और सज्जनता के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको धर्म को मानना पड़ेगा। ऐसा महात्मा गांधी जी का पाठ पे लिखा था। अब बात करेंगे इसी पे अथवा नंबर प्रश्न पे। अथवा में क्या देख सकते हो कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है।
तो बात करेंगे आंसर पे दोस्तों, तो देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। रामन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। यानी कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास में हो रही है उसमें कभी भी आप अपने संस्कृति का या अपने धर्मों को ना थोपे, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से क्या करें उनको देखें। व्यक्ति को अपने प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़े। इच्छा शक्ति से राह क्या हो सकता है? सदैव निकल सकता है। और आपका जो प्रतिभा है उसका आपको क्या करना है? सही से उपयोग करना है। ऐसा चंद्रशेखर वेंकट रमन का कहना था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, 10वां नंबर का प्रश्न है कि गिलहरी के घायल बच्चों का उपचार किस प्रकार किया गया? महादेवी वर्मा जी के एक पाठ बोलू या कविता से लिया गया। तो देख सकते हो कि महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया। पहले उसे कमरे पे लाया गया, उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन लगाई गई, है ना, जिससे उनका दर्द कम हो जाए। उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की क्या की गई? कोशिश की गई। और इसके साथ क्या किया गया? उसका उपचार जो है किया गया। बात करें 11वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यह रहा कि हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो आखिर इसका क्या कारण है, बात करते हैं। तो हामिद खान को गर्व था कि एक हिंदू ने उसके होटल में खाना खाया, साथ ही वह लेखक को क्या देख सकते हो मेहमान भी मान रहा था। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि मेहमान को भगवान के तुल्य माना जाता है, भगवान से पैसा तो लिया नहीं जाता। वह आने वाले के शहर की हिंदू मुस्लिम एकता का भी ख्याल हो गया था, इसीलिए खाने के पैसे जो है नहीं लिए थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो खंड ख पे बात करते हैं दोस्तों। तो खंड ख क्या है, देख सकते हो पहला प्रश्न कि अपने छोटे भाई को नियमित अध्ययन पर बल देते हुए एक पत्र लिखने को कहा गया है, रचना से कहा गया है। तो बात करें आंसर पे, देखो छोटे भाई, तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्र लिखने का क्या तरीका है, तो आप उसको देख सकते हो। बात करें इसका, तो देखोगे सबसे पहले आप कहां से लिख रहे हो, तो मैं तोपचाची से लिख रहा हूं। तोपचाची नगर किस जिला में पड़ता है? धनबाद। और राज्य क्या? झारखंड। तो तोपचाची नगर धनबाद झारखंड किस दिन लिखा है? तो 26 मई 2022 को मैंने क्या है इसको पूरा का पूरा लिखना जो है शुरू किया था। तो बात करेंगे क्या है, तो प्रिय अनुज, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम स्वस्थ हो। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना चाहिए, जिससे तुम जीवन में आगे की ओर बढ़ोगे, जिसके लिए तुम्हें सदैव अध्ययनशील होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। आखिर ऐसा क्यों कहा, तो मैं वो भी बता देना चाहता हूं जो कि आपको आगे लिखना है। देख सकते हो तुम्हारी परीक्षा भी नजदीक आ रही है, इसीलिए अब तुम्हें अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, है ना। निरंतर अभ्यास से ही जीवन में स्थिरता आती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार दोहरा कर उसे लिखने का प्रयास करो, तुम्हारी मेहनत क्या होगी, अवश्य रंग लाएगी। और जो बाकी कुछ होगा वो शेष मिलने पर मैं क्या करूंगा बताऊंगा, ऐसा मैंने लिख दिया। और फिर आपको क्या करना, लास्ट में यहाँ पे लिखना है तुम्हारा भाई। मैंने यहाँ पे चंदन का नाम लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चंदन, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। बात करें इसी 12 नंबर प्रश्न के 8वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि अपने वार्षिक परीक्षा के तैयारी का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को क्या करना है, पत्र लिखना है माय डियर फ्रेंड। तो जैसे कि सबसे पहले आपको आपका एड्रेस लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया तोपचाची नगर धनबाद, है ना, झारखंड। दिनांक देख सकते हो 26 मई 2022। अब यहाँ से लेटर शुरू होता है, तो पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, मैंने ये लिखा। देख सकते हो मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मुझे शुरू से ही पढ़ाई के प्रति अत्यधिक रुचि रही है। मेरी आगामी परीक्षा अगले महीने होने वाली है। वैसे तो मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है, लेकिन महामारी के कारण कुछ कक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण उन विषयों को लेकर मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। उसी के संबंध में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आगे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, पिताजी मेरे विद्यालय के कुछ शिक्षकों ने हमें घर बुलाकर उन विषयों को पुनः पढ़ाना शुरू किया है। इससे लग रहा है कि जल्द ही वह विषय भी मैं तैयार कर लूंगा। शिक्षकों की मेहनत रंग लाएगी और हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा, ऐसे आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है कि अन्य सब कुशल हैं, है ना। आशा है कि छोटी भी अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही होगी। उसे मेरा प्यार कहिएगा
और माँ को चरण स्पर्श। आपका पुत्र सूरज, मैंने यहाँ पे सूरज सर जी का नाम लिख दिया, देख सकते हो आप। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय में क्या करना है, 150 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तो पहला देख सकते हो, पहला क्या है, मेरा भारत महान, और संकेत बिंदु क्या है, प्रस्तावना, प्राकृतिक बनावट, इतिहास, धार्मिक क्या सहानुभूति और एवं क्या सौहार्द। तो बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो क्या है कि भाई सबसे पहले प्रस्तावना। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला था कि जब भी आप एग्जाम लिखने के लिए जाओगे तो आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इस तरह के पॉइंट लिखो। अगर पॉइंट अगर एक ही कलर का होता है तो नीचे आप दूसरे कलर से कलर कर दोगे और हाईलाइट कर दोगे, जैसे मैंने कर दिया। देख सकते हो प्रस्तावना, भारत का नाम संपूर्ण विश्व में गर्व की बात है। मेरा देश परंपरा, वीरता, संस्कृति या यूं कहें भौगोलिक सभी स्थिति में महान है। ये तो हम लोगों ने एक प्रस्तावना दे दिया। जो भूमिका हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बनावट पे बात करते हैं, तो भारत देश की प्राकृतिक बनावट अन्य देशों से बहुत भिन्न है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से लेकर जंगल झाड़ एवं मैदानी इलाकों से लेकर विशाल पर्वत तथा उत्तर का मैदान, साथ ही वार्षिक वर्षा वाले नेतरहाट से लेकर सूखा प्रदेश राजस्थान है। यहाँ आपको हर प्रकार की देख सकते हो क्या स्थलाकृति, जैसे पहाड़, पठार, जंगल, मैदान आदि देखने को मिलेगा। बात करेंगे इतिहास का, जो अगला आपका पॉइंट था, तो पुरातन काल में इसे आर्यावर्त नाम से पुकारा जाता था। देख सकते हो वही महाप्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ही मेरे भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे धार्मिक सहिष्णुता की, तो देख सकते हो क्या है आपकी कि भारत देश को पावन भूमि वाला देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े महाज्ञानी, ऋषियों, महापुरुषों, वीरों का जन्म हुआ। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में हर धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाया है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग क्या है, एक है। यह धार्मिक सहिष्णुता। बात करेंगे सौहार्द के बारे में, तो भारत सौहार्द यानी मित्रता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में क्या रखता है, विश्वास रखता है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे अगला, तो लास्ट पॉइंट क्या होगा आपका, पॉइंट बिंदु उपसंहार। तो मेरे भारत के बारे में लिखना चाहे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इसने ना जाने कितने दर्द और लहू सहकर स्वतंत्रता हासिल की है, परंतु फिर भी इसने हार नहीं मानी। आज मेरे भारत देश जिसे एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटकर अंग्रेज ले गए। फिर भी भारत अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वही स्थान प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मुझे मेरे देश पर क्या है, गर्व है। तो मेरे भारत महान पे हम लोगों ने पूरा का पूरा निबंध लिख डाला। अब अथवा इसका एक प्रश्न है, अनुशासन का महत्व पे आपको लिखना है। संकेत बिंदु भूमिका होगा, अर्थ होगा, आवश्यकता होगा, महत्व होगा, प्रभाव होगा, और साथ में क्या होगा आपका उपसंहार होगा। तो बात करें पहले भूमिका का, तो अनुशासन मानव जीवन का जरूरी अंग होता है। मानव को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का पालन करना पड़ता है, फिर चाहे वो स्कूल हो, खेल का मैदान हो, घर जा रहा हो, या फिर घर के बाहर की जगह, इन सभी जगहों पर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। विश्व का कण कण अनुशासन के सूत्र में बंधा हुआ है। अनुशासन का पालन करके ही प्रगति की जा सकती है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न आगे, देख सकते हो ये पहला पॉइंट था प्रस्तावना। बात करेंगे अर्थ पे, तो अनुशासन का क्या अर्थ होता है, तो अनुशासन का सही पालन करने वाला इंसान कामयाबी के रास्ते पर बिना रुकावट आगे बढ़ता है, तथा अनुशासन की उल्लंघन करने वाला सदैव विनाश के रास्ते को चल जाता है। इसलिए अनुशासन का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन कहलाता है। यह वो पुल होता है जो हमें सफलता के रास्ते को क्या करता है, ले जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि अनुशासन का अर्थ क्या हो सकता है, जीवन। क्या हो सकता है, जीवन। बात करें आवश्यकता, अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो अनुशासन पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, किंतु इस पर चलने के बाद मिलने वाला फल बहुत स्वादिष्ट होता है। यह वह डोर होती है जो हमें आकाश की बुलंदियों को छूने में मदद करती है। जो देख सकते हो, जो डोर के बिना पतंग आसमान में उड़ नहीं सकती, वैसे ही इस डोर के बिना पतंग आसमान में उड़ नहीं सकती, वैसे ही इसके बिना हम कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। वैसे ही इसके बिना हम कभी सफल नहीं हो सकते। बात करेंगे इसके महत्व के बारे में, तो जो लोग अपनी जिंदगी में सफलता की बुलंदियों को छूते हैं, वह हमेशा अनुशासन में रहकर ही कार्य करते हैं। यह एक ऐसी कड़वी दवा है
जिसका सामना करके ही हम कामयाब बन सकते हैं। जहां अनुशासन नहीं है वह जीवन नहीं है। जैसे सूर्य समय पर उगता है, मौसम अपने समय पर बदलते रहते हैं। यदि ये सभी अपना अनुशासन तोड़ दे तो हमारी पृथ्वी में क्या होगा, जीना लायक नहीं रहेगा। और अगर अनुशासन है तो आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो। अब बात करेंगे अनुशासन का प्रभाव। तो अनुशासन का प्रभाव हमारी जिंदगी में बहुत अधिक है, क्योंकि यह सभी प्राणियों में लागू होता है कि किस तरह हम अनुशासन में रहकर अपनी जिंदगी को निरंतर बिना किसी मुश्किल से जी सकते हैं। बात करेंगे उपसंहार के बारे में। तो अनुशासन में रहकर मन के अंदर धैर्य और साझेदारी का विश्वास होता है। आज हमारे समाज में अनुशासन की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह जीवन के विकास का जरूरी तत्व है माय डियर फ्रेंड। अब बात करेंगे अगला जो आपका दिया है अथवा में पर्यावरण पे दिया है, पर्यावरण प्रदूषण पे दिया है। संकेत बिंदु भूमिका है, कारण है, प्रभाव है और उपचार और क्या है, उपसंहार है। तो बात करेंगे पहले भूमिका पे। तो पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों एवं भावों का जीवधारियों पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रभाव है, जो उसके जीवन विकास एवं कार्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अगर बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण का, तो संपूर्ण पर्यावरण के बारे में जो भी परिस्थितियों एवं जो भी प्रभावों के कारण जीवधारियों पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसी को क्या बोलेंगे, प्रदूषण। तो कारक कारण क्या है भाई, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हरित गृह जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक ताप में वृद्धि, ओजोन परत का क्षय होना, अम्लीय वर्षा होना, भूस्खलन, मृदा का क्षरण आदि चीजें क्या हो रही है, यह पर्यावरण के कारण हो रहा है। बात करेंगे प्रभाव के बारे में। तो मनुष्य ने अपने और पर्यावरण स्वास्थ्य की कीमत पर प्रकृति के धन का दोहन किया है। अगर हम पृथ्वी पर जीवित रहना और अपना जीवन जारी रखना चाहते हैं तो हमें उपाय करने होंगे, नहीं तो अगली पीढ़ी क्या होगी, खतरे में हो जाएगी। अब बात करेंगे उपाय क्या है। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं, जिनसे बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। हरियाली ही एकमात्र उपाय है। सड़कों के किनारे घने वृक्ष लगाए जाए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा आबादी होगा वो भीड़ भाड़ा नहीं होना चाहिए। हवादार हो, है ना, हरियाली से ओत प्रोत हो, है ना। कल कारखानों को क्या देख सकते हो, आबादी से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आगे देखोगे क्या है आपका, कल कारखानों को क्या चाहिए, आबादी से दूर रखना चाहिए। आगे क्या देख सकते हो, है ना, और उनसे निकलने वाले प्रदूषक मल को नष्ट करने का उपाय क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। बात करेंगे उपसंहार के बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय है, जो हमारे आने वाले भविष्य को खोखला कर देगा। प्रदूषण पर्यावरण के लिए खतरनाक है और भविष्य के लिए बड़े खतरे देख सकते हो क्या है, बड़े खतरे के रूप में बदल रहा है। इस असंतुलन के लिए हर इंसान जिम्मेदार है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आज एक छोटी सी मदद कल बड़ी खुशी का करेगी, लौटा देगी माय डियर फ्रेंड। तो इसी तरह जो भी आपका हिंदी बी का जो भी सॉल्यूशन था मैंने वो कर दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ में बता दूं कि क्लास 9 के जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ का बात करो, एसएसटी का बात करो, आप साथ में आप जो भी आपके जो इंग्लिश का बात करो, तो सारा का सारा आंसर जो है आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बता दें कि यहाँ पे आपको बाकी जो चीजें हैं उनकी सॉल्यूशन जो है देखी जाती है। और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहां से क्या करें आप ज्वाइन हो जाए। साथ साथ में अपने दोस्तों को भी क्या करें, ग्रुप में जरूर ज्वाइन करवा दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपके दिन शुभ हो।